my dear friends and my dear student, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल gsk.e पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारा थर्ड चैप्टर है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस चैप्टर की जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज हेजेमनी, वर्चस्व है क्या, इस वर्चस्व से क्या तात्पर्य है, और इसके साथ साथ हम वर्चस्व के जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न रूप हैं, विभिन्न अर्थों में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, वर्चस्व ढांचागत विकास के रूप में और वर्चस्व सांस्कृतिक रूप में किस तरीके से इन अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम समकालीन विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व है और यदि हम वर्तमान में अमेरिका को वर्चस्वशाली राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो इसको भी हम इसके साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि वर्चस्व है क्या। हेजेमनी शब्द का प्रयोग जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो वर्चस्व शब्द है का वर्चस्व शब्द का प्रयोग एक राज्य का अन्य राज्यों पर या अन्य समूहों का या एक समूह का अन्य समूहों पर प्रभुत्व, प्राबल्य, प्रधानता या दबदबे को दर्शाने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। यह प्रभुत्व या प्राबल्य एक राज्य या समूह का दूसरे राज्यों या समूहों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में हो सकता है। तो इस तरीके से वर्चस्व शब्द जो है वह एक राज्य या एक देश का हम कहें कि दूसरे देश पर उसके प्रभुत्व या उसके दबदबे को दर्शाने के लिए इस वर्चस्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं। मूलतः यह जो शब्द है इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में किया जाता था। यूनान के अंतर्गत एथेंस की जो अन्य राज्यों की तुलना में जो एथेंस की जो प्रबलता थी, जो दबदबा अन्य नगर राज्यों पर हुआ करता था, उसको इंगित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से वर्चस्व या हेजेमनी जो शब्द है वह हम कह सकते हैं कि एक देश का जब अन्य देशों की तुलना में जो उसका प्राबल्य होता है या प्रभुत्व होता है वह अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है और वह अपनी बात को मनवाने में अधिक सक्षम होता है, तो उस के लिए हम इस शब्द वर्चस्व का प्रयोग करते हैं। वर्चस्व को हम अलग अलग अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। विश्व राजनीति में एक राज्य या एक समूह का अन्य राज्यों अथवा समूहों पर दबदबा अनेक रूपों में देखने को मिलता है। यह ताकत या प्रभुत्व सैन्य शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं, आर्थिक शक्ति के रूप में देख सकते हैं, या राजनीतिक रूप पे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में भी यह वर्चस्व हमें दिखाई देता है। तो हम वर्चस्व को मुख्यतः तीन अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे कि वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में हम किस तरीके से इसको प्रयोग करते हैं, वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, और वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम इन अर्थों को समझने से पहले जो समकालीन विश्व है उसमें आप लोगों को यह पता है कि सन 1991 में 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। अर्थात जो दो ध्रुवीय विश्व था, शक्ति के जो दो केंद्र से
उसमें से एक केंद्र जो है बिखर गया और पूरा विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया। अब विश्व में शक्ति का एक ही केंद्र रह गया जो अपनी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के बल पर विश्व में किसी भी राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। इसे ही अमेरिकी वर्चस्व की संज्ञा दी जाती। हम इन तीनों अर्थों को जो है अमेरिकी वर्चस्व से हम एक तरीके से तुलना करते हुए आगे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम हार्ड पावर के रूप में या वर्चस्व को सैन्य शक्ति के अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे। सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व से तात्पर्य किसी राष्ट्र का सैन्य शक्ति की दृष्टि से अन्य राष्ट्रों से आगे होने से लगाया जाता है। सैन्य वर्चस्व के बल पर यह राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी राष्ट्र पर हमला करने से भी पीछे नहीं रहता। तो इस तरीके से जो सैन्य शक्ति के अर्थ में यदि हम वर्चस्व की बात करें तो इसका तात्पर्य है कि एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों पर सैन्य शक्ति के रूप में आगे निकल जाना और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर वह किसी भी राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। उसकी सैन्य क्षमता अन्य राष्ट्रों से इतनी आगे है कि वह किसी भी राष्ट्र से अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बात मनवाने में सक्षम है और यदि उसकी बात को नहीं माना जाता तो वह विभिन्न हथकंडों का उपयोग करके अपनी बात को मनवा भी सकता है। तो इस तरीके से हम सैन्य जो है वर्चस्व को समझ सकते। अब यदि हम वर्तमान समकालीन विश्व की बात करें तो समकालीन विश्व में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व है, क्योंकि यदि आज हम विश्व के अन्य राष्ट्रों से अमेरिका की सैन्य शक्ति की तुलना करें तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वह उसकी जो बनावट है और जो सैन्य शक्ति है वो एक बेजोड़ और अनूठी शक्ति है। विश्व में किसी भी राष्ट्र के पास ऐसी सैन्य बुनावट या सैन्य शक्ति नहीं है जो अमेरिका का मुकाबला कर सके। विश्व का कोई भी राष्ट्र उसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता। ये अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किन मामलों में जो है अमेरिका अन्य राष्ट्रों से अलग है, जो उसका सैन्य वर्चस्व डिफेंस के क्षेत्र में यदि हम कहें कि सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से वो बहुत आगे है, उसकी जो सैन्य शक्ति है बड़ी प्रबल है। तो पहली चीज है कि सैन्य बुनावट। अमेरिका की जो सैन्य बुनावट है वह अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग है। उस यदि हम उसकी सैन्य जो सेना का जो ढांचा है, उसका जो संगठन है उसकी बात करें, आप देखते हैं कि जहां विश्व के अन्य राष्ट्र केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक की बात सोचते हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों और अपनी सैन्य क्षमता का विकास करते हैं, लेकिन अमेरिका उससे अलग है। अमेरिका केवल अपने देश की सुरक्षा नहीं करता बल्कि पूरे विश्व पर वो अपनी नज़र रखता है। आप देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अमेरिकी जो सशस्त्र सेना है उसकी जो सैन्य शक्ति है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। उसने पूरे विश्व में अपनी सैन्य कमान की स्थापना की हुई है। आप देख रहे हैं जहां जो अमेरिका की जो सेना की जो कमान है वह 5 भागों में बटी हुई है। अमेरिका की उत्तरी कमान, अमेरिका की दक्षिणी कमान, अमेरिका की जो यूरोपीय कमान और केंद्रीय कमान और पैसिफिक कमान। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, उसकी जो सैन्य जो ढांचा है वो विश्व के अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल अलग है। वह
केवल अपने देश की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि वह पूरे विश्व पर नजर रखता है। वो विश्व के किसी भी हिस्से को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। अगली चीज कि हथियार और आधुनिक तकनीक। आज अमेरिका के पास जो आधुनिक हथियार हैं, जो उसके पास जो नई टेक्नोलॉजी है, आज अमेरिका सैन्य दृष्टि से और हथियारों और जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इस स्तर पर पहुंच चुका है, या इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वह अपने बिना सैनिकों को उतारे अपने स्वचालित हथियारों के माध्यम से, अपने जो स्वचालित विमानों के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। तो इस तरीके से एक जो बेजोड़ तकनीकी उसके पास है, जो विश्व के किसी भी कोने में किसी भी राष्ट्र को प्रभावित कर सकती है। उसके पास बहुत ही अचूक और घातक हथियार हैं। अगली चीज हम कि सैन्य अनुसंधान और विकास पर व्यय। दोस्तों, कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वह अपने सैन्य शक्ति को लेकर हम कह सकते हैं कि इतना सजग है। वो निरंतर नए नए हथियारों पर अनुसंधान करते रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी वो खोजते रहता है, ताकि उसका रुतबा जो है पूरे विश्व पर बना रहे। वह अपने सैन्य साजो सामान पर इतना अधिक व्यय करता है। ये आप देख रहे हैं कि इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहां अमेरिका का जो सैन्य व्यय है, आप देख रहे हैं कि 455.9 अरब डॉलर में इसका जो सैन्य व्यय दर्शाया गया है। और इसके बाद आने वाली जो 12 ताकतवर राष्ट्र हैं, ये मिलकर भी जो है इतना व्यय नहीं करते। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि अमेरिका की जो अपने सैन्य क्षेत्र को लेकर या अपनी सैन्य शक्ति को लेकर जो उसकी सजगता है, जो वो खर्च करता है, जिस तरीके से वो अनुसंधान करता है, वो चाहता है कि हम किसी भी तरीके से अन्य राष्ट्रों से पीछे न रहें। यह आंकड़े इस चीज को दर्शाते हैं। तो इन सभी विशेषताओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अमेरिका की इस सैन्य बुनावट का, अमेरिका के इन हथियारों का और उसकी टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ निकाल सके, उसका मुकाबला कर सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व है। अगला जो है, हम वर्चस्व को ढांचागत ताकत के अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रक्चरल पावर किस तरीके से वर्चस्व को स्थापित कर सकता है। ढांचागत ताकत के अर्थ से यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था की एक खास समझ व वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से लगाया जाता है। जो ढांचागत अर्थ में ताकत के अर्थ में हम जो वर्चस्व का अर्थ लगाते हैं कि किसी राष्ट्र की वह शक्ति जिससे वह विश्व व्यवस्था की एक खास समझ तो रखता ही है, बल्कि उस अर्थव्यवस्था को इस तरीके से ढालने का प्रयास करता है, या इस तरीके से ढालने की शक्ति उसमें मौजूद है, ताकि वो जो है उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके, जिसके बल पर वह विश्व स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण और आर्थिक कानूनों को लागू करता है जिसका अधिक से अधिक लाभ उसे मिल सके। वह राष्ट्र विश्व की जरूरतों का ज्ञान रखता है। उस राष्ट्र को यह पता रहता है कि विश्व में किस तरीके का आर्थिक ढांचा विकसित होना चाहिए, किस तरीके की आर्थिक जरूरतें हैं, किस तरीके से जो पूरे विश्व में जो किन चीजों की मांग है, वो उन जरूरतों का ज्ञान रखता है और उसकी पूर्ति की विशेष योग्यता भी रखता है, और उन वस्तुओं की कमी नहीं होने देता,
और अधिक से अधिक लाभ कमाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम सरलता से इसको समझें कि ढांचागत अर्थ में वर्चस्व से क्या तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके संबंध में वह राष्ट्र एक खास समझ रखता है, खास हम कह सकते हैं कि ज्ञान उसको है, जिससे वह उस अर्थव्यवस्था को अपने हित के अनुसार जो है ढालने की शक्ति उसमें मौजूद रहती है, और वो उसको अपने हितों के अनुसार ढालता है और उससे वो विशेष लाभ लेने का भी प्रयास करता है। यदि आज हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की बात करते हैं, तो अमेरिका केवल सैन्य शक्ति या सैन्य क्षेत्र में ही अमेरिका का वर्चस्व नहीं है, बल्कि अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व रखता है, क्योंकि अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था की एक खास समझ रखता है। उसने विश्व अर्थव्यवस्था का ढांचा और नियम कानून इस प्रकार बनाए हैं कि उसका सीधा सीधा लाभ जो है अमेरिका को, जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होता है। इसके पीछे उसकी कुछ खास योग्यताएं हैं। पहली चीज हम कहें कि सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की खास सामर्थ्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको, उसकी जो है सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। अर्थात ऐसी वस्तुओं, ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं को का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, उसके द्वारा पूरे विश्व के लोग उसका उपयोग भी कर लें, तो इससे उसकी जो उपलब्धता है किसी तरीके की कमी उसमें नहीं आती है। इसके अंतर्गत हम जो है जो आप कह सकते हैं कि समुद्री व्यापार मार्ग जो हैं, जो उसका पूरे विश्व के हम कहें कि अधिकांश समुद्री जो समुद्र पर जो है नियंत्रण है उसकी पहुंच में वो है, और इसके साथ साथ स्वच्छ वायु सड़क आदि उसने इस तरीके से उनका विकास किया है कि उससे उसका उपभोग करने से किसी तरीके की जो है कमी नहीं आती। तो इस तरीके से इन ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया करने की उसमें एक बड़ी खास सामर्थ्य है। इसके साथ साथ उसके द्वारा विश्व में कुछ ऐसी जो है सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है, ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं बनाई गई हैं, चाहे वो हम इंटरनेट ले लें। इंटरनेट का उपयोग जो है आज पूरे विश्व में होता है, लेकिन इसका विकास अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के द्वारा इस इंटरनेट को जो है विकसित किया गया है, लेकिन आज पूरा विश्व इसका उपयोग कर रहा है, और इसका लाभ कहीं ना कहीं जहां पूरे विश्व में जो भी इंटरनेट का उपयोग करता है कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका के जो जो ढांचा है, जो ढांचागत ताकत उसकी है, वह उसका मुकाबला कोई अन्य देश नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी की हर हल्के में मौजूदगी आज संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में मौजूद है। उसकी यदि हम उसकी प्रौद्योगिकी की बात करें तो हर क्षेत्र में वो अग्रणी बना हुआ है। यदि विश्व की टॉप जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई बड़ी कंपनियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला है, और वह नई चीज़ों को विकसित करके उसको विश्व के अन्य राष्ट्रों तक पहुंचाती हैं, और उससे जो भी लाभ लाभ उनको मिलता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास उससे करती है।
अगली चीज है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचे का अमेरिका के हित में विकास। जो विश्व का व्यापार का जो ढांचा बनाया गया है, विश्व अर्थव्यवस्था को जो ढांचा बनाया गया है, या हम कहें कि वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक संगठन बनाए गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, ये इस तरीके की जो है अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं बनाई गई हैं, जो कहीं न कहीं अमेरिकी हितों की सुरक्षा करती हैं, अमेरिकी हितों का ध्यान रखती हैं, उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करती। अगली और वहीं विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 28% पर अमेरिका की हिस्सेदारी है। आप देख रहे हैं कि इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जहां अमेरिका अकेले 28% की हिस्सेदारी रखता है, वहीं जो यूरोपीय क्षेत्र है वो 22% की, जापान 10%, चीन 5%, ब्रिटेन 5% और भारत और रूस जैसे देश 2-2% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये आंकड़ा कहीं न कहीं अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को दिखा रहा है। वहीं क्रय शक्ति के आधार पर यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करें तो यहाँ पर अमेरिका की 20% की हिस्सेदारी है, यूरोपीय क्षेत्र 15% की हिस्सेदारी रखता है और चीन 14%, जापान 7%, भारत 6%, ब्रिटेन 3% और रूस जैसे देश 3%। तो इस तरीके से अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था का सिरमौर बना हुआ है। कहीं न कहीं ये उदाहरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वर्तमान विश्व में आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है। अगले अर्थ में हम वर्चस्व को सांस्कृतिक अर्थ या सॉफ्ट पावर के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक वर्चस्व से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के धरातल पर बढ़त और दबदबे से है। इसका अर्थ किसी राष्ट्र द्वारा अपनी विचारधारा और अपनी संस्कृति को विश्व के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्व के अन्य राष्ट्र उसे सहर्ष स्वीकार करते। अर्थात सांस्कृतिक वर्चस्व से तात्पर्य कि सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के धरातल पर बढ़त और दबदबे से है। अर्थात कोई राष्ट्र यदि अपने आप को सामाजिक, सांस्कृतिक और विचारधारा की दृष्टि से अपने आप को अग्रगामी बनाता है, सभी लोग, सभी विश्व के अन्य राष्ट्र उसका अनुसरण करते हैं, विश्व के नागरिक उसकी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, तो इसे हम सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में देखते हैं। आज यदि विश्व में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व को माने तो उसने विश्व के समक्ष अपनी संस्कृति को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि विश्व के लोग अमेरिकी भाषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन अपनाने को आतुर रहते हैं। तो आप आज देखते हैं कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र कहीं न कहीं अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित है। आज हम अमेरिका की तरह, जो अमेरिका की भाषा है अंग्रेजी, उसको हम बोलना चाहते हैं। उसके जो हम अपने जो पहनावा है, यदि हम भारत की बात करें कि भारत के लोग जो जो यहाँ का परंपरागत जो पहनावा था, उसको धीरे धीरे वह लुप्त होते जा रहा है। हम आज अमेरिकियों की तरह जो है जीन्स पहनना चाहते हैं, उनकी तरह जो है उनकी तरह का पहनावा अपनाना चाहते हैं। इससे एक और
अमेरिकी जो संस्कृति है उसका प्रसार हो रहा है, वहीं जो हमारी अपनी संस्कृति थी उसको उसका लोप हो रहा है। वहीं खान पान के क्षेत्र में आप लोग देख लें कि जिस तरीके का जो सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे खान पान के क्षेत्र में आया है, आज आप चाहे आप की बुक में आप देख रहे हैं कि कोल्ड कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण दिया गया, आज हम पेप्सी, कोको कोला, ये सारी अमेरिकी कंपनियां हैं। हम उन पेय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज हम दूध पीने या जो लस्सी पीने से हिचकते हैं, हम इस तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक है उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसी तरीके से हम पिज्ज़ा, बर्गर, जो ये फास्ट फूड है उनकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। जो हमारे परंपरागत व्यंजन थे उससे हम अपना मुंह मोड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे, आप कहें कि यदि हम अपने परंपरागत व्यंजनों को खाते हैं, उन खान पान को अपनाते हैं, उसको कहीं ना कहीं हेय दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाने लगा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा अपनी संस्कृति को, अपने भाषा, पहनावे, खान पान को विश्व के सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि आज विश्व का नागरिक या विश्व के अन्य देश उसको सहर्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज पूरे विश्व में जो विश्व के नागरिक हैं वह स्वप्रेरित होके अमेरिकी जो संस्कृति है उसको श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। अमेरिका में जिस तरीका का जीवन जो है लोग जीते हैं उसको आदर्श के रूप में देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व का जो है शिकार है, अमेरिकी वर्चस्व को जो है सहर्ष स्वीकार कर रहा है। तो इस तरीके से आज के इस भाग में हम लोगों ने वर्चस्व क्या है, वर्चस्व के विभिन्न स्वरूपों पर हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप लोग वर्चस्व और वर्चस्व के विभिन्न स्वरूपों को समझ पाए होंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।